अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन का सेकंड चैप्टर, जो कि है सेकंड लेक्चर, जो कि होगा न्यूरॉन्स के बारे में। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं और न्यूरॉन्स किस टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनके काम क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कौन सा डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है कि वो कुछ अलग काम करते हैं और क्या सिमिलैरिटी है कि वो सेम काम करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिव्यू कर लेते हैं कि रिसेप्टर्स में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। स्टिमुलस, रिसेप्टर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स, ये वाले काम कुछ खास ऑर्गन्स कर रहे होते हैं, कुछ खास ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहे होते हैं। तो उसमें हमने रिसेप्टर की डिस्कशन काफ़ी डिटेल में की कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। कोई एंड ऑर्गन हो सकता है, कोई न्यूरॉन हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, ये रिसेप्टर कोई भी चीज़ हो सकती है और किस तरह के हो सकते हैं, किस स्टिमुलाई को, किस मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन को वो ले सकते हैं। मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन या स्टिमुलस क्या है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसमें। फिर हमने डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, इनको डिस्कस किया। फिर स्किन में कौन से खास रिसेप्टर्स होते हैं, हमने उनको डिस्कस किया। अब रिसेप्टर्स के बाद हमने बात करनी है न्यूरॉन्स के ऊपर, जो कि रिसेप्टर्स हमने कर लिए। अब हम न्यूरॉन्स की डिस्कशन करेंगे और फिर इफेक्टर की, जो कि नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम न्यूरॉन्स को देखते हैं कि न्यूरॉन्स होती क्या चीज़ है। न्यूरॉन्स की हमें सबसे पहले एक सबसे बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो ये है कि न्यूरॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स हैं। आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है नेफ्रॉन्स से। नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, तो आपने इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कोई बताएगा कि बोन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है। हमने पढ़ा है बोन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है ऑस्टियन या फिर हेवर्जन सिस्टम। हेवर्जन सिस्टम बोन का यूनिट है, ठीक। नेफ्रॉन किडनी का, बोन का ऑस्टियन, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में, नर्व्स का या पूरे नर्वस सिस्टम का, ठीक। नर्व। अब इसके बाद सब ये आपने हमेशा याद रखना है कि न्यूरॉन्स नर्व्स, नेफ्रॉन्स किडनी, रीनल लफ्ज भी किडनी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। अब इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं फर्दर कंटिन्यू कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। बेसिकली ये कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं। अब नर्वस सिस्टम को बनाने वाले सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूरॉन्स, एक होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एक तो ये। फिर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या था, करंट जनरेशन कैसे होती है, किस तरह से एक स्टिमुलाई, जो मैं ये चीज़ देख रही हूँ, कैसे ये क्या ऐसी चीज़ होती है कि ये केमिकल इवेंट्स में, एक केमिकल करंट में ये कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रोकेमिकली एक करंट की तरह, एक वोल्टेज की तरह, वोल्टेज में कोड होके ये मैसेज चला जाता है दिमाग में। जिस तरह से हम कंप्यूटर में अगर आप ABC लिख रहे होते हैं तो कंप्यूटर के CPU में वो A और B और C नहीं लिखा जाता, वो ये होता है A का कोड होगा 0, हर चीज़ 0 1 1 0 की ज़ुबान में होती है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी कोड। तो अब ये एक A के लिए होंगे 2 0 और 1 1, B के लिए होंगे 2 0 2 1, C के लिए होंगे 0 1 0 1। तो ये कोड्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिजिट्स को कोड कर रहे होते हैं। इसी तरह से ब्रेन का, न्यूरॉन्स का कोड क्या है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को देखा, किसी चीज़ को टच किया, आपको पेन हुई, कोई गर्म ठंडी चीज़ को हाथ लग गया, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई में। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का सेल के अंदर और सेल के बाहर जाना और सेल के वोल्टेज और सेल के करंट को चेंज करना, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो किस तरह से नेगेटिव चार्ज, किस तरह से पॉजिटिव चार्जेस चेंज होंगे और फ्लो करेगा। तो इसकी ज़ुबान क्या है, न्यूरॉन की ट्रांसमिशन की ज़ुबान क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ट्रांसमिशन। जिस तरह से कंप्यूटर की ज़बान में बाइनरी कोड्स होते हैं, वैसे हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रांसलेट करेंगे न्यूरॉन्स के थ्रू। और न्यूरॉन्स
किस तरह करेंगे, कहाँ पे जाके क्या करेंगे चेंजेस, वो हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। फिर कुछ होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। अब सपोर्टिंग सेल्स कौन से होते हैं, ये इनफैक्ट ये न्यूरॉन्स तो नहीं होते, ना इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन में, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम, जितना भी बॉडी में पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसकी आधी कॉन्स्टिट्यूशन, आधी इसकी बनावट हुई हुई है सपोर्टिंग सेल्स से। सपोर्टिंग सेल्स को हम न्यूरोग्लाया भी कहते हैं। न्यूरोग्लाया, न्यूरोग्लाया मतलब, ग्लाया मतलब ग्लू, तो नर्व ग्लू भी कहते हैं इसे। अब न्यूरोग्लाया या सपोर्टिंग सेल्स ये क्या करते हैं, ये करते हैं आपके लिए सपोर्ट, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन न्यूरॉन्स की, क्योंकि न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो अगर डैमेज हो जाएं तो वो दोबारा से बन नहीं सकते। तो इसलिए हमें ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनकी निगहदाश्त, उनकी हिफाजत कर सके। तो अब ये सपोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको फूड, न्यूट्रिशन देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं कि वो सस्टेन कर सकें। क्योंकि अगर सपोर्टिंग सेल को कोई इंजरी हो जाएगी तो वो ठीक हो सकती है, न्यूरॉन्स को अगर खराबी हो जाएगी तो वो ठीक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन हो गई न्यूरॉन की और सपोर्टिंग सेल्स की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन किस किस चीज़ से बना है, किस चीज़ का क्या नाम है और कितने पार्ट्स हैं। क्योंकि न्यूरॉन भी एक सेल ही है, न्यूरॉन का मतलब है नर्व सेल, नर्व का सेल, तो इसमें वो सब चीज़ें तो होंगी जो एक आम सेल में होती हैं, बस इसकी शक्ल, इसकी किस्में थोड़ी मुख्तलिफ होंगी, मगर वो चीज़ें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेल्स यानी कि जो बाकी सेल के हिस्से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ इसमें मौजूद होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अब इसमें क्या है कि न्यूरॉन के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 3 मेन हिस्से होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, जो मेन हिस्सा है उसे हम कहते हैं सेल बॉडी। जो मेन हिस्सा है न्यूरॉन का उसे क्या कहलाया, वो क्या कहलाया जाएगा, सेल बॉडी, जो उसकी मेन बॉडी है। तो इसके अंदर जो सबसे मेन ऑर्गेनेली, सबसे मेन हिस्सा जो किसी भी सेल का होता है, सबसे मेन चीज़ वो क्या होती है, न्यूक्लियस। तो जो न्यूरॉन या नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन या नर्व सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। इसके अलावा सेल बॉडी के अंदर और क्या होगा, ऑर्गेनेलीज होंगी बाकी, ठीक है, बाकी सारी जितनी भी होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह ये सब। लेकिन कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जो कि एक्सॉन में भी प्रेजेंट होती हैं। अब एक्सॉन क्या है, एक्सॉन सेल बॉडी से निकलने वाला, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो सेल बॉडी से निकलने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अवे फ्रॉम सेल बॉडी जाए, वो स्ट्रैंड, वो फाइबर, वो नर्व फाइबर, वो न्यूरोनल फाइबर जो कि सेल बॉडी से अवे जाए, दूर जाए, आगे जाए, उसे हम कहेंगे एक्सॉन। तो ये हमारी सेल बॉडी है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी है, ये एक रिसेप्टर है। अब ये सेल बॉडी है और यहाँ पे ये CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाना है। तो सेल बॉडी से दूर जो जा रहा है ये फाइबर, ये वाला नर्व फाइबर जो है, इसे क्या कहलाया जाएगा, ये एक्सॉन। एक्सॉन की फिर फर्दर डिविजन्स छोटी छोटी हुई होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सॉन फिलामेंट, ठीक, एक्सॉन फिलामेंट। तो एक्सॉन वो पार्ट है न्यूरॉन का जो कि अवे फ्रॉम सेल बॉडी जा रहा है, और इसकी आगे फर्दर छोटे छोटे जो इसकी डिविजन्स हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सॉन फिलामेंट्स। फिर उसके बाद डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स 3 मेन पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट। अब डेंड्राइट, एक्सॉन कौन सा था जो अवे फ्रॉम सेल बॉडी जा रहा था, तो डेंड्राइट यकीनन वो होगा जो टूवर्ड सेल बॉडी जा रहा था। अब डेंड्राइट जो है वो अगर एक हो
सिंगल हो तो उसे हम कहेंगे डेंड्रॉन, और अगर बहुत सारे हो तो वो होगा डेंड्राइट या डेंड्राइट्स। ठीक, तो अगर इस तरह का सिर्फ एक जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हो सेल बॉडी की तरफ, सिर्फ एक फाइबर हो तो वो डेंड्रॉन, और अगर बहुत सारे हो, जैसे एक रिसेप्टर है, किसी भी चीज़ का रिसेप्टर हो सकता है, मैकेनो रिसेप्टर हो सकता है, किसी चीज़ ने टच किया उसके प्रेशर के स्टिमुलाई को लेके ये जो आ रहे हैं ये डेंड्राइट्स हैं। अगर एक होता तो डेंड्रॉन होता, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, ये रिसेप्टर डेंड्राइट्स, और फिर उसके बाद सेल बॉडी की तरफ लाने वाला डेंड्राइट, सेल बॉडी से दूर ले जाने वाला एक्सॉन। एक्सॉन फिर कहाँ लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और ये एक्सॉन फिलामेंट्स उसकी फर्दर डिविजन्स हो जाती हैं। तो ये हमने इसकी मेन बात कर ली। अब इसके बाद एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स दरअसल सपोर्टिंग सेल्स ही होते हैं जो कि ज़्यादातर एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी आ जाती हैं नर्व्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल है, बीच का है, हावी है, डोमिनेंट है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और उससे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स, अब स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल के जा रही हैं हाथ को, टांग को, स्किन को, बैक को, है आंख को, मुंह को, नाक को, तो वो सारी नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, जो एक्सॉन्स ज़्यादातर ख़ास तौर पे, उनके अराउंड कुछ ख़ास किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स अब इस तरह से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये न्यूरॉन्स तो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। इवन अगर आप एक न्यूरॉन को बॉडी से बाहर निकालें तो एक न्यूरॉन इतना भी हो सकता है कि एक आदमी की हाइट जितना, एक इंसान की पूरी लेंथ जितना एक न्यूरॉन भी हो सकता है। तो ये अल्लाह ताला ने इस तरह से निज़ाम रखा है कि ये सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब श्वान सेल्स क्या करते हैं कि ये वही काम है इनका, सपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, अच्छा वो मैंने मिटा दी है, सपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन के अंदर या न्यूरॉन के अंदर, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब श्वान सेल्स के दरमियान में आपने देखा होगा मैंने कुछ गैप्स छोड़ दिए। ये जो गैप्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर कहलाते हैं ये। तो इनके दरमियान जो सुराख होंगे वो नोड ऑफ रेनवियर कहलाएंगे। अब इनके अराउंड जो है ये सब्सटेंस क्या करते हैं, श्वान सेल्स जो होते हैं, ये सेल्स, ये अगर एक न्यूरॉन है तो ये इसके अराउंड यूं लिपटा हुआ होता है। जब इनके लिपटने की वजह से क्या होता है कि एक सर्कल सा अरेंजमेंट हो जाता है। अब श्वान सेल्स खुद भी तो सेल्स हैं, तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, लेकिन वो उनकी अरेंजमेंट यूं कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट न्यूरॉन के अराउंड होने की वजह से उसके अंदर से साइटोप्लाज्म कम हो जाता है, और उसके अंदर एक ख़ास किस्म का लिपिड यानी कि एक ख़ास किस्म का फैट का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं माइलिन। तो इस माइलिन की डिपोजिशन यानी इस माइलिन का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उस न्यूरॉन के अराउंड। अब इस माइलिन की डिपोजिशन को, जो कि श्वान सेल्स ने, ये श्वान सेल्स थे, इन्होंने एक पूरे 3-4 चक्कर लगाए न्यूरॉन के इर्द गिर्द कि उसको अच्छी तरह से वो कवर कर ले, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बन जाती है। माइलिन डिपोजिशन एक सब्सटेंस है, एक चीज़ है, एक जिसे हम कहते हैं लिपिड, उसके अराउंड घूमने से श्वान सेल्स के माइलिन शीथ बन जाती है। जब ये श्वान सेल्स यूं 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 एक इतने हिस्से में इसके पूरे अराउंड घूम जाएगा तो माइलिन शीथ बन जाएगी। और श्वान सेल्स, दो श्वान सेल्स के दरमियान जो गैप होगा उसे हम क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, अब इसके बाद एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं निज़ल्स ग्रैन्यूल या निज़ल्स बॉडीज़। तो निज़ल्स ग्रैन्यूल्स या निज़ल्स बॉडीज़ क्या होती हैं, ये जो है राइबोसोम्स RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस की मजमुआ होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं सेल बॉडी के अंदर। अभी जो सेल बॉडी वाला हिस्सा है, इसमें आप जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ हिस्से आपको डार्क डार्क नजर आएंगे। तो ये निज़ल बॉडीज़ कलर देती हैं एक्सॉन को, सेल बॉडी को, और ये बनी किस चीज़ से होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन की एग्रीगेशन, किन चीज़ों की जमा होने से बनती हैं। ये बनती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
राइबोसोम्स और गोल्जी एपरेटस, और ये प्रेजेंट होती है सेल बॉडी के अंदर। कुछ कुछ एक्सॉन के जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। जिस जगह से एक्सॉन निकल रहा होता है उसे कहा जाता है एक्सॉन हिलक। ठीक, एक हिल जैसी चीज़, एक्सॉन हिलक। अच्छा, अब हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है। सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है और डेंड्रॉइड, ये मेन पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी मेन पार्ट होती है, प्रिंसिपल पार्ट होती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरी चीज़ है वो क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन अवे, दूर लेके जाती है सेल बॉडी से, और डेंड्राइट्स सेल बॉडी के टूवर्ड्स लेकर आते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक, ये डेंड्राइट्स थे, ये इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी तक ला रहे थे, और एक्सॉन सेल बॉडी से दूर सेंट्रल नर्वस के सिस्टम तक लेके जा रहे थे। फिर हमने पढ़ा कि श्वान सेल्स क्या होते हैं, वो किस तरह से मूव करते हैं और माइलिन शीथ बनाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि निजल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, निजल्स ग्रैन्यूल्स किस चीज़ से बने होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या बना रहा होता है, जो भी आपकी जितनी भी नर्व्स हैं। अब इस डिस्कशन के बाद हमें पता चला कि न्यूरॉन या न्यूरॉन फाइबर्स किस किस चीज़ से बना होता है। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन प्लस डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। तो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स को हम कलेक्टिवली इकट्ठे क्या कह सकते हैं, नर्व फाइबर्स। तो अगर या न्यूरॉन फाइबर्स, तो न्यूरॉन फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, पास ले जाने वाले सेल बॉडी के और सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन दूर ले जाने वाले। अब हमने ये डिस्कशन कर ली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। अब इसके बाद डिस्कशन होगी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस तरह से कितनी तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में हमारे पास मेन कौन से हैं, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन्स, जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और तीसरे हमारे पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, अब सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं कि जो सेंस, जैसे ये एक सेंसरी न्यूरॉन की एग्जांपल है, जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाए बाहर से, जो मैंने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रहे होते हैं। सेंस करते हैं, महसूस करते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे यहाँ से पे मैंने टच किया, यहाँ से लेके इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जो लेके गए, ये न्यूरॉन क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा। और ज़्यादातर ये न्यूरॉन्स यूनिपोलर होते हैं। 3 या 4 तरह के न्यूरॉन्स पोल्स की बेसिस पे होते हैं। यूनिपोलर यानी उनका एक पोल होता है, सूडो यूनिपोलर यानी कि एक पोल होता है मगर लगता हमें यूं है कि वो होते 2 हैं मगर हमें यूं लग रहा होता है कि एक है, सूडो यूनिपोलर। सूडो लफ्ज़ जहाँ भी आए उसका मतलब होता है फॉल्स, तो वो फॉल्स यूनिपोलर होता है, यानी कि वो यूनी मतलब एक, वो लग रहा होता है कि वो एक पोल है उसका मगर एक पोल नहीं होता। ठीक, सूडो यूनिपोलर। और फिर बायपोलर और मल्टीपोलर। पोल्स की बुनियाद पे 4 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर। ठीक, अब हमने बात कर ली सेंसरी न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स ज़्यादातर यूनिपोलर होते हैं, रिसेप्टर से रिसीव किया इन्फॉर्मेशन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं। दो सेंसरी एक और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो न्यूरॉन होगा, ये एक सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर था, यहाँ से लेकर आया ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन, ये कौन सा हो गया, सेंसरी न्यूरॉन। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंफॉर्मेशन दी एक और न्यूरॉन को जो कि है मोटर न्यूरॉन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि इस सेंसरी न्यूरॉन और इस मोटर न्यूरॉन के दरमियान, एक मोटर न्यूरॉन था, इस मोटर न्यूरॉन और इस सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान में जो था वो बीच में था क्या, इनके दरमियान इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन। और ये ज़्यादातर मल्टीपोलर टाइप का न्यूरॉन होता है। ठीक, उसके बाद मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेगा और इफेक्टर तक जाएगा, इफेक्टर जहाँ से इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि इफेक्टर्स क्या होते हैं।
लेकिन मोटर न्यूरॉन्स इफेक्ट प्रोड्यूस कराने वाले ऑर्गन तक, जिस चीज़ ने असर दिखाना है, रिएक्शन देना है, वहाँ तक लेके जाएगा वो मोटर न्यूरॉन होगा। तो सेंसरी न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने वाले, रिसीव करने वाले, सेंस करने वाले। फिर इंटर न्यूरॉन्स बीच में रहने वाले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने वाले। फिर मोटर न्यूरॉन्स जो कि क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टर से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेंगे और इफेक्टर तक जाएंगे, और इफेक्टर में जो है इफेक्टर तक कोई लेके जाएंगे कि भाई आप ये काम करो, ये कमांड लेके जाएंगे। ये एहसास आया, रिसेप्टर सेंसेशन लेकर आया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन ने उसका अमल दरामद कराया। ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो इंटर न्यूरॉन वाली जगह है वो रिले साइट है, वहाँ पे इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। ये डिस्कशन हो गई टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एसोसिएटिव स्ट्रक्चर यानी कि उनको सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, श्वान सेल्स वगैरह क्या होते हैं, माइलिन शीथ कैसे बनती है। फिर अब हमने देखा कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या हैं, वो हमने जब देख लिया कि सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन्स हैं। अब हमारी डिस्कशन न्यूरॉन की कंप्लीट हो गई, जो कि था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं इफेक्टर के ऊपर। हम इफेक्टर पढ़ते हैं कि इफेक्टर क्या होता है। अब देखें, हमें खुद समझ आ जाना चाहिए कि हमने देख लिया कि कोई हमने स्टिमुलाई आया था, उसको परसीव कर लिया, उसको सेंस कर लिया, रिसेप्टर ने उसको रिसीव कर लिया, सेंसरी न्यूरॉन ने जो है उसको ले गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है मोटर न्यूरॉन्स उनको ले गए आपके इफेक्टर ऑर्गन तक। तो इफेक्टर ऑर्गन नाम से बता रहे हैं क्या होना चाहिए, इफेक्ट प्रोड्यूस कराने वाला, जो कि रिएक्शन जो हमें चाहिए वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने वाला ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं इन्हें, बल्कि हम कह सकते हैं कि इफेक्टर ऑर्गन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स दैट गिव रिस्पॉन्स व्हेन स्टिमुलेटेड बाय रिस्पॉन्स कमिंग विया व्हाट, रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ लिख सकते हैं इफेक्टर की, कि स्ट्रक्चर्स दैट गिव रिस्पॉन्स व्हेन स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स कमिंग विया मोटर न्यूरॉन। स्ट्रक्चर्स दैट गिव रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चर्स, इफेक्टर वो स्ट्रक्चर हैं जो कि रिस्पॉन्स दें व्हेन स्टिमुलेटेड होके, यानी कि उन्हें स्टिमुलेट कौन कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन ने उन्हें आके हिलाया, जगाया। बाय इम्पल्स कमिंग विया मोटर न्यूरॉन, स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स विया मोटर न्यूरॉन, ठीक, और एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास ज़्यादातर इफेक्टर्स की डेफिनेशन हमने वहाँ देख ली। ज़्यादातर इफेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई मसल होगा या कोई ग्लैंड होगा, ठीक। अब मसल की एग्जांपल हम किस तरह से ले लें, कि जैसे मैंने कहा कि लाइट अगर मेरी आंख में पड़ी और मैंने आंख जल्दी से बंद की, तो आई लिड में क्या था जिसने इफेक्ट प्रोड्यूस किया, आई लिड ने इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो आंख का जो ये लिड है ये क्या है, ये मसल ही तो है। अगर किसी चीज़ ने मुझे यहाँ पे मारा और मैंने अपना हाथ यूँ जल्दी से उससे दूर किया, तो ये क्या है, मेरा रिस्पॉन्स, मसल ही तो मूव किया ना, मसल ने मूव किया तो ही तो ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ कि मैं उससे हट गई। तो हटाने के लिए हमने क्या चीज़ इस्तेमाल किया, दूर करने के लिए मसल का इस्तेमाल किया। या ग्लैंड का भी इस तरह से बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अगर आपके अंदर थायराइड का लेवल कम हो रहा है तो थायराइड का लेवल ज़्यादा करने के लिए थायराइड ग्लैंड यूज़ होगा, तो वो ग्लैंड क्या है, इफेक्टर, ठीक। या अगर आप में जो है आंखों में आपके आंसू आ रहे हैं तो आंसू प्रोड्यूस करने के लिए लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, तो आंसू टीयर प्रोडक्शन के लिए भी ये ग्लैंड इस्तेमाल हो गया। तो रोने का जो अमल है वो किस इफेक्टर के थ्रू हुआ, टीयर ग्लैंड यानी लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू हुआ। तो मसल्स और ग्लैंड्स इफेक्टर्स हो गए। अब इसके बाद बात आती है, अच्छा रिसेप्टर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स की डिस्कशन तो हमने कर ली। अब इसके बाद डिस्कशन आती है रिफ्लेक्स आर्क की, कि रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ होती है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क इज द फ्लो और पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। फ्लो ऑफ इम्पल्स, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर पैसेज, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या है कि मैंने
वही बात की कि किसी ने रोशनी आंख में मारी और मैंने जल्दी से आंख बंद की, तो ये रिफ्लेक्स था कि मैंने जानते पूछते हुए नहीं किया, एकदम से मैंने बंद की आंख। तो ये जिस एक्शन जिस आर्क के थ्रू हुआ, आर्क का मतलब क्या होता है, एक गोलाई। तो हम देखते हैं कि ये गोलाई किस तरह से, क्योंकि ये एक रिसेप्टर के बाद आपका मोटर सेंसरी न्यूरॉन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स, और फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर तक आना, ये एक आर्क बना देता है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कोई भी इनवॉलेंटरी एक्शन जो है कहलाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंटरी जो खुद के काबू में ना हो, जो आप जान के ना कर रहे हो। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क क्या था, फ्लो और पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स और इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स क्या है, मैंने बता दिया कि सबसे पहले एक रिसेप्टर है, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन है, फिर मोटर न्यूरॉन है और इफेक्टर है। तो 5 पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन जो कि लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उसके बाद इंटर न्यूरॉन जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आता है, और मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर ले जाता है। फिर 5वीं चीज़ इफेक्टर हमने पढ़ लिया कि वो मसल या ग्लैंड हो सकता है और वो इफेक्ट या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा स्टिमुलस क्या था, रिसेप्टर क्या था, इफेक्टर क्या था, रिस्पॉन्स क्या था। रिसेप्टर, न्यूरॉन और इफेक्टर मेन पार्ट्स क्या हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर चीज़ हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने रिफ्लेक्स आर्क भी पढ़ लिया। रिफ्लेक्स आर्क में मैंने ब्लिंकिंग ऑफ आई आपको समझा दिया कि आई में रिसेप्टर थे, यहाँ से सेंट्रल सेंसरी नर्व लेके गई, उसने लाइट को रिसीव किया स्टिमुलाई को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन था, उन्होंने कनेक्ट किया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने के बाद कि अब जो है आप आँख को झपक लें, और मैंने आँख को झपक लिया। तो ये क्या हुआ, एक पूरा रिफ्लेक्स आर्क बन गया। इसी तरह से अगर पेन का स्टिमुलस है, किसी चीज़ ने यहाँ पे मुझे टच किया, मुझे एक मुक्का मारा मेरी दोस्त ने मेरे कंधे पे, तो मुझे पता चला कि भाई मुक्का मारा है, तो यहाँ पे पेन के रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स थे, उन्होंने सेंस किया उसको, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन्स थे, इंटर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन से कनेक्टेड थे, मोटर न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन फिर वापस आई यहाँ पे कि भाई अब जल्दी से इस हाथ को मूव करो अपनी दोस्त से, या दोस्त को भी दोबारा एक थप्पड़ मारो। तो ये जो मैंने प्रोड्यूस किया ये क्या था, रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स इफेक्टर मसल्स के थ्रू, हाथ के मसल्स के थ्रू मैंने उसको दूर किया या उसे भी मारा। तो ये चीज़ हो जाएगी रिफ्लेक्स आर्क की एग्जाम्पल्स। इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, स्वेटिंग, टीयरिंग, पेन में हाथ दूर करना, या जो भी आप काम कर रहे होते हैं इनवॉलेंटरीली, सब रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं और रिफ्लेक्स आर्क की एग्जाम्पल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा लेक्चर नर्वस कोऑर्डिनेशन का ख़त्म हुआ, दूसरा लेक्चर के ख़त्म हुआ, और उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में डिस्कशन करेंगे नर्व इम्पल्स जनरेशन की, नर्व इम्पल्स होता क्या है। अल्लाह हाफिज़।